हेलो एवरीवन, आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की आपकी बायोलॉजी बुक फर्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। आज हम जो है बायोमोलिक्यूल्स की समरी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से लाइन वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आपको वीडियो देखनी है जो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में जो इसको अच्छी तरह से एक चैप्टर को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक जो है चीज़ को कैसे वो जो स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर में आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे वो स्ट्रक्चर आए हैं, कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे रटने की ज़रूरत है, वो तो वैसे तो कोई था नहीं, बस 2-3 स्ट्रक्चर आपको जो है रटने की ज़रूरत थी। नहीं, वो भी रटने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी किसी चीज़ से आए थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो RNA DNA वाला है, वो वाला टॉपिक। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो ये पढ़ा था कोफैक्टर्स के बारे में, क्या होते हैं इनके बारे में ये पढ़ा था। प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें नॉन प्रोटीन होता है उसे हम कोफैक्टर्स कहेंगे, और जो प्रोटीन पार्ट होता है उस पर एपोएंजाइम कहेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, और हमारे पास मेटल आयंस होते हैं। इनके हमने डिफरेंसेस देते हैं, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन टाइटली बाउंड रहता है कोएंजाइम से, कौन लूजली बाउंड रहता है। और हमने पढ़ा था कि जो कोएंजाइम्स होते हैं मेनली जो है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो है रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स की। जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है जो हमारी होती है तोड़ने फोड़ने की, जो एंजाइम्स के अंदर जो सबस्ट्रेट को तोड़ने का, उसमें बॉन्ड तोड़ने का, नई चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है, वो यही जो है जो है प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोफैक्टर्स की बिना ये जो है कैटेलिटिक एक्टिव पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। कैटेलिटिक एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट, तो सारा काम हमारा नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NADPH। NADP के पास कौन सा वाइटामिन होता है? नियासिन, ये लिखा हुआ है सामने। NADP के पास कौन सा होता है वाइटामिन? नियासिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो एज इट इज़ आ सकता है ये भी कि NADP के पास कौन सा जो है वाइटामिन होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आई आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो आज हम समरी देख लेते हैं, इस चैप्टर की समरी में क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको पहले ही बता दूँ कि इस जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है ये जो करने का नहीं है, बस मैंने आपको बताया था पहले 15 क्वेश्चन हो गया, 11th हो गया, और एक आपके जो है पहले 3 हो गए, और एक 7th क्वेश्चन। ये 4-5-5-6 क्वेश्चन ही है जो आगे आप कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी हैं। तो मैं इनके जो है NCERT सॉल्यूशन नहीं लेके आऊँगा, और सारे चैप्टर के मैंने जो है दिए हुए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जो क्या पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने ऐश एनालिसिस करा था, और उससे भी पहले हमने जो है एक जो है एनालिसिस और करा था, कैसे हम आइडेंटिफाई कर देंगे। केमिकल एनालिसिस करा था, जिसमें हमने जो है लिविंग टिश्यू लिया था। ये सारी चीज़ें हमने करी थी। फिर ऐश एनालिसिस, एक जो है ग्लिम्स दे देता हूँ बस, डिटेल में तो हमने पढ़ रखा है पहले से ही। फिर उसके बाद अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था NCERT में। जो अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था NCERT में आगे पीछे दे रखा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग से किया था कि जो है उसमें हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो स्ट्रक्चर, मेनली जो स्ट्रक्चर क्या होता है, CH COOH होता है हमारे पास, और यहाँ पे NH2 होता है, और यहाँ पे R ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे जगह। H होगा तो ग्लाइसिन होगा, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे पढ़े थे। H होगा तो ग्लाइसिन होगा, CH3 एलेनिन होगा, CH2OH होगा तो सीरीन होगा। और भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफैन के बारे में, तो अलग अलग हमने पढ़े थे। फिर एसिड, अमीनो एसिड्स के बारे में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। फिर लिपिड्स के बारे में जो है डिस्कस किया, लिपिड्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें हमने। लिपिड्स में कौन कौन से होते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात करी। फॉस्फोलिपिड होता है, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके भी हमने टाइप्स की बात करी थी, जिसमें कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड आते हैं टाइप्स में, अलग अलग टाइप्स में। कोलेस्ट्रॉल एक अलग टाइप में आता है। ट्राइग्लिसराइड्स, हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद लिपिड्स के बाद हमने पढ़ा था DNA RNA के बारे में। बिल्कुल थोड़ा सा एक तरह से हमने पढ़ा था DNA RNA के बारे में, थोड़ा सा पहले ही दिया था। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, और उनको न्यूक्लियोसाइड में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड में क्या कहेंगे, ये हमने पढ़ा था। फिर हमारा बीच में NCERT में एडेनिन जो है नहीं दिया हुआ, कट हो गया था। मतलब कट क्या, हमारा आगे जो है नहीं दिया हुआ था, सीधा हमारे पास आगे जो है मेटाबोलाइट्स के बारे में दे दिया गया था। फिर उससे थोड़ा 3-4 पेज आगे जाके हमें जो DNA RNA के बारे में दिया था, फिर हमने वो पढ़ा था। तो उसके बाद हमने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ए से बी जो कन्वर्जन हो रहे हैं, बी से सी ये सारी कन्वर्जन हो रही है, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। वहाँ पे एक टेबल दी हुई थी, 9.3 टेबल है आपकी बुक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे जो है नीट 2020 जो है 1 में, और 2019 में भी इससे जो है क्वेश्चन आए हैं। तो एक टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर की। और एक और टेबल है, ये इस चैप्टर की सारी जो भी टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। और एक 9.4 टेबल होगी, 9.3 टेबल होगी आपके पास, 9.3 हो गई, 9.5 हो गई। इस तरह से काफ़ी सी टेबल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल जो है सारी, आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े, क्या होते हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल में रोल प्ले करते हैं, जो प्राइमरी, कौन से नहीं करते, अदर देन फिजियोलॉजिकल उन्हें सेकेंडरी। तो बायोमैकेनिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा, एक्सेप्शन पढ़ा हमने लिपिड्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी,
कैसे जो है लिपिड जो एक्सेप्शन है वो हमने पढ़ा। फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स क्या हैं, उसके कुछ फंक्शंस हमने जो है प्रोटीन्स के फंक्शन पढ़े। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कोलेजन जो है कोलेजन क्या है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कोलेजन। ये भी जो है 2020 जो है 2020 का 21 का 19 का मतलब ऐसे ही आसपास है, 2020 या 1 का क्वेश्चन है, ये भी 22 का या फिर आई थिंक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लाइन से कि जो कोलेजन है ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है। लेकिन जो आपका रूबिस्को है, रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये आपका है वो जो है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन जो है होल बायोस्फीयर में है और ये एनिमल वर्ल्ड में है कोलेजन। और रूबिस्को है जो आपका रूबिस्को जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल बायोस्फीयर में है। तो इस तरह से हम पूरे चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम से हम समरी रीड कर देंगे, इस तरह से हमारी डिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगी। फिर पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, उसमें अलग अलग टाइप्स के आते हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स में। उसमें हमने सेलुलोज के बारे में बात करी, जो इनुलिन के बारे में बात करी। हमने देखा कि सेलुलोज जो है उसके पास हेलाइसिस नहीं होते, इसलिए वो जो I2 आयोडीन टेस्ट में जो है पॉजिटिव नहीं देता। लेकिन जो आपका दूसरा स्टार्च होता है उसके पास होता है हेलाइसिस, जिसमें हमारे पास इस तरह से होते हैं जिसमें आयोडीन जो है ट्रैप हो जाता है हेलाइसिस के अंदर, इसकी वजह से आयोडीन पॉजिटिव जो आयोडीन जो है टेस्ट देता है वो। फिर उसके बाद हमने जो है न्यूक्लिक एसिड की, उसके बाद वो न्यूक्लिक एसिड बीच में हमारा जो है एक तरह से लिंक कट हो गया था, हमने नहीं दिया था एनसीईआरटी में, तो हमने बाद में बात करी थी और ज़्यादा डिटेल में न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, कैसे उनके एडनिन वेनिन प्यूरिन साइटोसिन के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, फिर इनसे जो आगे फर्दर डिवीजन उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, तो अब आपको क्लियर हुई होंगी ये भी। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स के बारे में बात की थी, वही एनसीईआरटी में आगे थोड़ा पीछे आगे पीछे दे रखा है, बट हमने सब कुछ डिस्कस करा था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़े, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वांटिनरी इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हमने। इनमें सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स होते हैं हमारे पास, इस तरह से होते हैं। टर्शरी में अलग अलग 4 होते हैं हमारे पास, एक ही जो है हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर से नहीं काम चलता है, इसमें 4 जो है सब यूनिट्स होती है हमारे पास। जैसे हीमोग्लोबिन हमने देखा था 4 सब यूनिट्स होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे था, ये देखा था हमने, ये तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की उसमें हमने बात करी थी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बात कर रखी थी, तो मैंने आपको उसका एक्सप्लेन करा था कैसे बनते हैं ये। फिर उसके बाद वाटर की मोइटी से बनते हैं, वाटर लॉस से, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने वास्टन क्रिक मॉडल पढ़ा था, उसने क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा। और जो बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट से ही बनती है, शुगर चेन से ही हमारे पास जो है बनती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडनिन ग्वानिन किसके साथ जो है बेस पेयर्स बनाते हैं, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये एडनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कितने होते हैं, हमने पढ़ा था। पिच के बारे में पढ़ा, कितना होता है एक बेस पेयर में 3.4 होता है, तो 10 के लिए 10 होते हैं, तो 10 के लिए 34 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने डायनेमिक स्टेट, मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, हमने अच्छी तरह से जो डिस्कस करा था। डायनेमिक स्टेट में हमने डिस्कस करा मेटाबॉलिज्म एनम, उसके बाद उसी में आगे मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, फिर लिविंग स्टेट में एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने डिस्कस करी थी, जिससे जो है हेंस करके लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बट लिवन इक्विलिब्रियम बट स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। नॉन इक्विलिब्रियम होगा स्टेडी स्टेट होगा, नॉन इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कोई इक्विलिब्रियम होगा तो काम ही नहीं होगा। उसके बाद एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हमने, एंजाइम्स क्या होते हैं, उसमें एक्टिव साइट्स होते हैं जिसमें डिवाइसेज या फिर पॉकेट्स भी कहते हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ी कुछ हमने, केमिकल रिएक्शंस में हमने जो है उसके बाद हमने कैसे एंजाइम्स वर्क करते हैं, इतने ज़्यादा हाई रेट कैसे लाते हैं, जैसे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं हमारे पास बिन एंजाइम के साथ, बिना एंजाइम के सिर्फ 200 मॉलिक्यूल, वो भी 1 घंटे में कैसे होता है। ग्राफ हमने समझा था उसके बाद एक टॉपिक में, इस तरह से ग्राफ था, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ दिया हुआ था, यहाँ पे सही नहीं बना बट इस तरह से ग्राफ दिया हुआ था, समझा था हमने। फिर नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हमने पढ़ा था, कैसे वो 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे, कैसे बाइंड करता है, फिर उसके बाद आता है बाइंड करता है, उसमें बॉन्ड टूटते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, इस तरह से 4 स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी थी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिस्कस किया था, उसमें हमने इनिबिशन के बारे में डिस्कस किया था, कॉम्पिटिटिव इनिबेटर, एलोस्टेरिक नॉन एलोस्टेरिक साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट। फिर हमने उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करी, ऑक्सीडोरियोडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, इस तरह से 4 डिजिट कोड देते हैं हम, इसको मान लीजिए 2 3 3 4 दे दिया मैंने आपको, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, जो भी पहले वाला होगा वही उस एंजाइम का जो है नाम होगा, ट्रांसफरेज हो जाएगा। तो उसके बाद हाइड्रोलेज, फिर उसके बाद लाइएज, फिर आइसोमेरेज, लिगेसेस, ये सब प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। कोफैक्टर्स पढ़े, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड हमने मेटल आयंस। सो अब आपको सारा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, हमने सिर्फ जो है 10 मिनट में इसको जो है एक ग्लिम्स देख लिया, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, उनके फर्दर डिविजन्स कैसे थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। डिटेल में पढ़ना तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा देख लेते हैं, मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बताया, थोड़ा सा और उसमें एक्सप्लेन किया।
ऑल्दो देर इज़ अ bewildering डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सारी जो है डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन मेटाबॉलिक रिएक्शन अपीयर टू रिमार्केबल सिमिलर, हमारे पास जो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी में, वे भी जो है एक तरह से सिमिलर दिखाई देती है हमें। द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग मैटर अपीयर ऑल्सो टू बी सिमिलर व्हेन एनालाइज क्वांटिटेटिवली, हमने इसके बारे में एनालिसिस किया था, केमिकल एनालिसिस करा था, फिर उसके बाद एश एनालिसिस, वो भी एक सेम से दिखाई देते हैं। However, a closer examination revealed that relative abundance of carbon, hydrogen and oxygen, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी, ये जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइयर इन लिविंग सिस्टम विद कंपेयर टू इनएनिमेट मैटर, हमने जो इनएनिमेट मैटर से जो है कंपेयर किया था, तो ये इनकी सबसे ज़्यादा हमें परसेंटेज जो है देखने को मिलती है कि इनकी हमारे पास कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एज इट इज़ नीट में आ सकते हैं, कौन सी की ज़्यादा है कौन सी कम, हमने अर्थ क्रस्ट के साथ जो है देखा था हमने कंपेरिजन, ये तीनों की हाइयर कंसंट्रेशन होती है किसी और चीज़ से, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनसे जो है ज़्यादा इनसे जो है इनकी ज़्यादा होती है परसेंटेज, अबेंडेंट मतलब ज़्यादा होती है, अबेंडेंस में पाए जाते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन ऑर्गेनिज्म इज वाटर, मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, वाटर, ये भी हमने डिस्कस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टेबल से निकल के आते हैं, मैं टेबल्स जो देखी थी उनसे ये सारे, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, और आगे जो है ये और भी पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस करे थे वो भी जो है टेबल से निकल के आते हैं, तो ये टेबल्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं आजकल। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विच लेस देन 1000 डाल्टन, जो कहीं एनसीईआरटी में बीच में जो है 800 भी लिखा हुआ था। अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, शुगर, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजन बेसिस आर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, और 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड, 25 टाइप के अमीनो एसिड, जिसमें हमने 3 डिस्कस करे थे, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये सारी चीज़ें। फैट्स एंड ऑयल्स आर ग्लिसराइड्स इन विच फैटी एसिड्स आर स्टरफाइड सर्टिफाइड ग्लिसरॉल, जो फैटी एसिड जो है सर्टिफाइड जो है ग्लिसरॉल जो बन जाते हैं सर्टिफिकेशन के बाद, सर्टिफाइड के बाद। फॉस्फोलिपिड्स कंटेन इन एडिशन फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फोलिपिड्स के बाद क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस बेसिस जो है कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम, 3 टाइप के हमारे पास जो है सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था, 3 टाइप के हमारे पास जो है पाए जाते हैं। लिपिड्स बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सेपरेट इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, तो ये हमने एक्सेप्शन कहा था कि ये मैक्रोमोलिकुलर, वैसे माइक्रोमोलिकुलर लेकिन मैक्रोमोलिकुलर में आता है, क्योंकि ये उसके साथ जो है मेम्ब्रेन के साथ जो है मिलके जो है पूरा वेसिकल्स बना लेते हैं, जुड़ जब आपस में एसोसिएशन बनाते हैं वेसिकल्स बना लेते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स, दे आर मेनली बिल्डिंग ब्लॉक विच आर डिफरेंट प्रोटीन्स एंड आर हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जिन्हें क्या कहते हैं डीएनए, आरएनए आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से जो है ये बने होते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वांटरनरी, इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के। न्यूक्लिक एसिड्स सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल। प्लोरीसेकेराइड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, फंगी एंड ऑल्सो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट 2021 में 20 में ऐसे आया हुआ है। तो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में जो है एक्सोस्केलेटन जो है किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये हमने पढ़ा था। दे आर ऑल्सो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन। प्रोटीन सर्व अ वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, मैनी ऑफ देयर आर एंजाइम्स, some are antibodies, some are receptors, some are hormones and some others are structural proteins. कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन है मोस्ट अबेंडेंट, और अब इसको हमारा जो है पूरे हॉल ऑफ द बायोस्फीयर में है। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। फिर एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन सेल्स, राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटेलिटिक पावर, प्रोटीनिशियस एंजाइम्स exhibit substrate specificity, रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ऑप्टिमम पीएच जो है होता है हमारे पास फॉर मैक्सिमम, जहाँ पे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी जो है पीएच जो है एंजाइम की हमें दिखाई देती है। दे आर डीनेचुरेटेड हाई टेम्परेचर पे जो है ये डीनेचुरेटेड होते हैं, ख़राब हो जाते हैं एंजाइम्स, जो काम नहीं करते, लेकिन इनऑर्गेनिक की बात करी थी तो उसको करते हैं। एंजाइम्स लोअर एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड एनहेंस ग्रेटली रेट ऑफ रिएक्शंस। न्यूक्लिक एसिड्स कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी, तो ये न्यूक्लिक एसिड का काम है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है फीचर्स पास करना। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, आज हमने समरी डिस्कस करी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।